ईरान और इजराइल। आज जब भी ये दो नाम एक साथ आते हैं तो जहन में सिर्फ एक ही चीज आती है, तनाव, प्रॉक्सी वॉर और परमाणु हमले का खतरा। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमेशा से ऐसा था? चलिए आज इसी कहानी की परतों को जरा खोलकर देखते हैं। तो सवाल यही है कि जो दो देश एक जमाने में सहयोगी हुआ करते थे, मतलब खुफिया जानकारी तक साझा करते थे, वो आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें जरा इतिहास में झांकना होगा। लेकिन उस कहानी पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज की तारीख में हालात हैं कैसे। देखिए, ये जो दुश्मनी है ना, ये अब सिर्फ बातों या धमकियों तक नहीं रह गई है। ये एक असली एक्टिव मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले चुकी है। ये जो नाम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन लायन रोर, ये किसी एक्शन मूवी के नाम नहीं है। नहीं, ये असल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। इनमें सब कुछ शामिल है, साइबर अटैक, ड्रोन स्ट्राइक, सीक्रेट मिशंस। मतलब ये कोई आमने सामने की जंग नहीं है, बल्कि एक शैडो वॉर है जो पर्दे के पीछे से लड़ी जा रही है। तो आखिर इस दुश्मनी की जड़ें हैं कहाँ? इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इसके लिए हमें चलना होगा साल 1979 में, एक ऐसा साल जिसने ना सिर्फ इन दोनों देशों के रिश्ते बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। 1979 से पहले की बात करें तो ईरान में शाह का राज था और इजराइल के साथ उसके रिश्ते काफी अच्छे थे। इसकी वजह भी सीधी सादी थी, दोनों ही गैर अरब देश थे और अपने आसपास के अरब देशों और सोवियत संघ के बढ़ते असर को लेकर एक जैसी चिंता रखते थे। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बिल्कुल वही हिसाब था। लेकिन फिर आया 1979 और ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति, और बस इसे क्रांति ने सब कुछ पलट कर रख दिया। शाह का ईरान, जो अमेरिका का दोस्त था, अब वो बन गया आयतुल्ला खुमैनी का ईरान। और इस नए ईरान की पूरी विचारधारा ही अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ थी। इस नई हुकूमत की नज़रों में इजराइल छोटा शैतान था और उसे ख़त्म करना उनके सबसे बड़े मकसदों में से एक बन गया। इस क्रांति के बाद ईरान की नई लीडरशिप इजराइल को दुनिया का कैंसर कहने लगी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पूरी आइडियोलॉजी का हिस्सा बन गया। ईरान ने फिर क्या किया? अपनी इस क्रांति को दूसरे देशों तक फैलाने के लिए हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को तैयार किया, उन्हें पैसा दिया, हथियार दिए, और इन सब का एक ही मकसद था, इजराइल को तबाह करना। अब ये जो आइडियोलॉजिकल दुश्मनी थी, इसने 21वीं सदी में आकर एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। और इसकी वजह थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये यूरेनियम एनरिचमेंट आखिर है क्या भला? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो ये यूरेनियम को पावर अप करने जैसा है। अगर आप इसे थोड़ा सा पावर अप करते हैं तो इससे बिजली बन सकती है, लेकिन अगर आप इसे और ज़्यादा पावर अप करते जाएं तो यही चीज़ परमाणु बम का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन जाती है। और बस यही बात है जो इजराइल और बाकी दुनिया के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह है। देखिए, एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक एनरिच करना पड़ता है, और ईरान वो 60% का लेवल पहले ही पार कर चुका है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। टेक्निकली कहें तो सिर्फ कुछ हफ्तों की दूरी पर। सोचिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ईरान ने फैसला कर लिया तो वो एक नहीं बल्कि कई न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत हासिल कर सकता है। और इजराइल के लिए ये उसके वजूद का सवाल है। एक ऐसा दुश्मन जो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, और उसके हाथ में एटम बम, ये उनके लिए सबसे डरावना सपना है। और ईरान के इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिशों ने इस शैडो वॉर को और भी ज्यादा भड़का दिया है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दोनों देश आमने सामने नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे से एक दूसरे पर लगातार हमला करते रहते हैं। तो हुआ ये कि पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हुई, जो फेल हो गई। इसके बाद इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए, जैसे ऑपरेशन लायन रोर, और इन ऑपरेशंस में उसे अमेरिका की तरफ से भी मदद मिली। अच्छा, यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है। जो सोर्स मटेरियल है उसमें एक बहुत बड़ा, मतलब चौंकाने वाला दावा किया गया है। वो ये कि अमेरिका की मदद से हुए एक ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर को ही निशाना बनाया गया था। अब ये एक ऐसा दावा है जिसे कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि ये लड़ाई किस खतरनाक लेवल तक जा सकती है। और जाहिर है ईरान ने इसका जवाब दिया, लेकिन उसने सीधे इजराइल या अमेरिका पर हमला नहीं किया। उसने निशाना बनाया खाड़ी में मौजूद उनके दोस्त देशों को। और इसी वजह से ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच न रहकर पूरे रीजन में फैल गई। सऊदी अरब,
यूएई, ये सब भी इसकी चपेट में आ गए। अब ये सुनने में मिडिल ईस्ट का एक रीजनल झगड़ा लग सकता है, तो फिर इससे बाकी दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और वो कैसे, चलिए देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। पूरी दुनिया की जो टोटल ऑयल सप्लाई है ना, उसका 20% हिस्सा ईरान के पास मौजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। ये एक बहुत ही पतला समुद्री रास्ता है। अब जरा सोचिए, अगर यहां पर जंग छिड़ गई तो ये रास्ता बंद हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल की कीमतों से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक सब कुछ हिल जाएगा। और एक खतरा और भी है, जो शायद इससे भी बड़ा है। वो ये कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया, तो क्या सऊदी अरब, तुर्की या मिस्र जैसे देश शांत बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेंगे, और ये एक ऐसी न्यूक्लियर रेस शुरू कर देगा जो दुनिया के सबसे अनस्टेबल हिस्से को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। पूरे मिडिल ईस्ट की शांति, दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी और एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डिप्लोमेसी, क्या बातचीत इस 40 साल पुरानी दुश्मनी को एक भयानक जंग में बदलने से रोक पाएगी? खैर, इसका जवाब जो भी हो, वो हम सब का भविष्य तय करेगा।